हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम प्लेस्ड आपका क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। हम वन लाइनर सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम डेली आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एक क्वेश्चन है आपके, ये ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के लिए, बल्कि ये जितने भी आपके किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर वो चाहे एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो आपका, जैसे टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का होता है, पुलिस का होता है, 10+2 का होता है, जीडी हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी के लिए ही ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसमें हमारा पहला रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग के उदाहरण है। जो मनुष्य है और मनुष्य के साथ ही आपका तिलचट्टा है, वो किस वर्ग के उदाहरण है? तो ये सर्वाहारी सर्वाहारी वर्ग के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी किस से शहद बनाती है। तो जो मधुमक्खी होती है वो आपके मकरंद से शहद बनाती है। किससे बनाती है शहद? मकरंद से। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका कि केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने योग्य फल हिस्सा होता है। तो जो केला होता है और कद्दू होता है, उसमें दो कौन से होते हैं? तो इन दोनों का ही आपका फूल भी खा सकते हैं, तना भी और फल भी। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप इसकी यूज कर सकते हैं। आगे है कि छाछ किस पदार्थ से प्राप्त होता है। तो जो छाछ है आपका, यानी कि दही, तो वो आपके दूध से प्राप्त होता है। छाछ यानी कि दही, मट्ठा जो होता है, ये वो सब आपका दूध से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में आपका विटामिन सी और फाइबर नहीं पाया जाता है। क्या? विटामिन सी और फाइबर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि गेहूँ, चावल, बसिए में जैसे कि आपका तेल और घी, प्रोटीन में आपका पनीर और दाल इत्यादि आते हैं। ठीक है, आगे है कि असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है। इसे कैसे रोक सकते हैं भाई? अगर असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम संतुलित आहार लेकर इसे रोक देंगे। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, या कौन सा रंग है? तो ये आपका बैंगनी रंग होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण है वो आपका I2 से किया जाता है, और यह कौन सा रंग है? तो I2 आपका नीला काला होता है। फिर है कि मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी से होती है? तो जो धीमी वृद्धि होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना, इससे किसकी कमी से होता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी यानी कि कैल्शियम की कमी है तो आपकी मसूड़ों से खून निकल सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग की लक्षण है। तो जो दुर्बल पेशियां होती हैं और काम करने की ऊर्जा में जो कमी होती है वो आपकी बेरी B1 की कमी से होता है। ठीक है, आगे है कि पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है। तो पौधों के जो रेशाओं से जो वस्तु बनती है तो उसका उदाहरण आपका हो जाएगा जूट का थैला। ठीक है, आगे है कि प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था। तो जानवरों की जो खाल होती थी, साथ ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती थी, उनसे लोग अपने बॉडी को ढकने के लिए यूज करते थे। तो आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, जो आदिवासी होते हैं पेड़ों की छाल या पेड़ों की पत्तियां लगा लेते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? तो नायलॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होती है। तो जो रेशम होता है, रेशम के कपड़े में हमेशा जीवंत रंग एवं चमक आपकी रहती है। ठीक है, आगे है कि जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता है। तो जूट का जो तना होता है, तने से आपका जूट फाइबर प्राप्त
होता है, ठीक है। फिर है कि रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से होती है? तो कपास का जो फूल होता है, फूल से हमें रेशे यानी कि रुई प्राप्त होती है, रुई से हम रेशा तैयार करते हैं। आगे रहेगा कि कपास की खेती की जाती है, तो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या होता है? तो कपड़ा प्राप्त करने का क्रम होता है फाइबर यानी कि जो फूल होता है वो लेते हैं, फूल से धागा बनता है, धागे से कपड़ा, ठीक है। आगे है कि अधिक मात्रा उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है, तो सूत को आपका जो है वो आपके करघे पर बुना जाता है, किस पर? करघे पर, ठीक है। आगे है कि घर पर कम या मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा कैसे बनाते हैं, और वहीं अगर हम घर पर करते हैं तो चरखा, जो आपके गांधी जी चलाते थे, चरखा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो जो शीतल पेय होते हैं, शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें जो लोहा होता है वो अपनी चमक खो देता है। नेक्स्ट है कि शर्करा जल में होता है, तो शर्करा जल में आपका पूर्णतः घुलनशील होता है। कांच का गिलास, मलमल का कपड़ा किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके परभासी पदार्थ के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी पिन बना होता है, तो सेफ्टी पिन किससे बना होता है? तो सेफ्टी पिन जो है वो आपका स्टील एवं प्लास्टिक से दोनों को मिला कर आपका सेफ्टी पिन बनता है। नेक्स्ट है कि कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है? तो कार का जो फ्रंट ग्लास होता है वो आपके पारदर्शी बना होता है, कैसे? पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट है कि कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है, तो जो आलू, भिंडी, बैगन है इन्हें हस्तचयन विधि के द्वारा, हस्तचयन यानी कि हाथ से अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो जो सूखे पौधों की डंडियों से जो अनाज को अलग करते हैं उसे थ्रेसिंग कहते हैं। आप सभी को पता होगा, जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं को जब बालियों से अलग करते हैं तो वो थ्रेशिंग मशीन से ही किया जाता है, ठीक है। आगे है कि हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है? तो जो अनाज को जो भूसी से अलग करते हैं वो निष्पादन विधि होती है आपकी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट है इसका कि मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो जो मिश्रण की तली में बैठे हुए जो होता है अवसादन से अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका निस्तारण विधि होती है, ठीक। फिर है कि द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाती है, तो द्रव को छानने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी निस्यंदन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम कि लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो जब लस्सी से हम वसा की मात्रा को अलग करते हैं, यानी कि जब हम दही को जब हम मथते हैं तो उससे जो आपका माखन है वो अलग होता है, तो वो आपका मथन होता है, क्या होता है? मथनन, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मक्खन एवं क्रीम बनाने में मत्थन जो विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से निकालते हैं? तो जो घी होता है वो आपका निस्तारण एवं निष्पंदन विधि से निकालते हैं, ठीक है। आगे है आपका कि पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो इन दोनों के जो विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है तो वो आपके बाष्पीकरण विधि के द्वारा किया जाता है, किससे? बाष्पीकरण विधि के द्वारा, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्फ यानी कि ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंदें किसके कारण बन जाता है? तो जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बनती हैं वो आपके वायुमंडलीय जल वाष्प के संघनन के कारण बनती हैं, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट रहेगा कि बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में जो छोटी छोटी बूंदें सी बन जाती हैं वो क्यों बनती हैं? तो वो भी आपके बाष्पीकरण और संघनन से बनती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बोतल थोड़े वैसे खुले एरिया में रखी हो तो बोतल के ऊपर छोटी छोटी बूंदें सी हो जाती हैं। थोड़े से गर्म प्लेस में अगर बोतल रखी है पानी भरी हुई तो उसमें छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, तो वो क्यों? क्योंकि वो बाष्पीकरण और संघनन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। फिर है कि लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होगा? जब हम लोहे को छल्ले को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पहले तो वो क्या होगा, जो बलय है वो फैलेगा, पिघलकर फैलेगा, ठीक है। फिर अपने लगभग समान आकार में आ जाएगा, जितना उसका आकार होगा उस आकार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर है कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा।
आगे है कि मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। भौतिक ऐसे होता है कि आपका जो उसका आकार है वो चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, बड़ी से छोटी हो रही है। रासायनिक यानी कि वो जल कर आपकी ऊष्मा दे रही है, साथ ही जो ऊर्जा दे रही है ना, उसमें आपका परिवर्तन हो जाता है रासायनिक, ठीक है। फिर है कि चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो चपाती का जो बेलना है वो भौतिक का है और सेकना आपका रासायनिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा कि समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधों का जड़ होता है। तो समांतर विन्यास वाले जो पत्ती के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है। नेक्स्ट रहेगा इसमें है कि जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ कैसा होता है। तो इसकी जड़ आपकी मूसलाधार होती है, ठीक है। आगे है कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है। तो जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, तो वो आपका लता कहलाता है। लताएं जैसे कि आपकी बेल, ठीक है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण तना का जो प्राथमिक कार्य नहीं है, यह जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण ये आपकी पत्तियों का होता है, ठीक है। पत्रिका का प्रमुख भाग एवं कार्य, तो इनका जो भाग होता है पर्वव्रत, वो पत्तियों को तने से जोड़ के रखती है, ठीक है। जैसे कि आपका ये तना हो गया, ये पत्ती हो गई, ठीक है। तो जो ये आपका ये एरिया है ये आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका पर्वव्रत कहलाता है, ठीक है। और पटल, जो पटल होता है वो पत्तियों को हरा और चपटा भाग होता है। तो ये जो आपका चपटा भाग है ये आपका पटल होता है। किनारा, जो पत्तियों को किनारा देते हैं, आकार देते हैं, ये जो किनारे होते हैं ना, ये उसका किनारा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। तो मादा भाग का जो निर्माण है वो आपका कलंक यानी कि स्टिग्मा, शैली एवं अंडाशय से होता है, ठीक है। फिर है कि शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है। तो जो हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं वो चलने फिरने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है कि ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो ये आपके अचल जोड़ है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें 50वां क्वेश्चन है आपका कि पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फिलप्स पहनते हैं। तो पानी में वो आसानी से तैर सकें इसलिए गोताखोर जो होते हैं उनके पैरों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे मछलियों की पूंछ की तरह आकार का पहने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो ये क्यों पहनते हैं, ताकि वो आसानी से तैर सके। तो ये जो हमारी सीरीज़ थी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।